हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन आवर चैनल ANA। माई सेल्फ अनिल। फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं बॉडी की बेसिक यूनिट या फंक्शनल यूनिट, जो कि आपको पीछे बोर्ड पे शो भी हो रहा है, सेल्स। यानी सेल्स स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ द बॉडी, उसकी बात करते हैं अपन। नॉर्मली मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कि सेल्स हैं वो कंपोज होकर बनाते हैं टिश्यू को, टिश्यू कंपोज होकर बनाते हैं ऑर्गन्स को, और ऑर्गन्स कंपोज होकर बनाते हैं सिस्टम को, जो कि अपनी बॉडी की डेली एक्टिविटी और जो अपना होम्योस्टेटिक बैलेंस है उसको मेंटेन करने के लिए एज यूजुअल काम में आता है। यानी बॉडी की जो भी एक्टिविटी है वो उसी से चलती है। तो आज अपन बात करेंगे सेल्स है क्या, सेल्स किससे कैसे बनी होती है, किस प्रकार उसमें क्या क्या उसके पार्ट होते हैं, सेल्स के फंक्शन क्या हैं। तो फर्स्टली अपन बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी है वो एक सिंगल सेल से बनी होती है। फर्स्टली अपन बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी है वो एक सिंगल सेल से बनी होती है, जिसका नाम होता है जिसको बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट क्या किससे बनता है? फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्मेटाजोआ। तो ओवम क्या होता है? ओवम एक फीमेल एग सेल है, और जो स्पर्मेटाजोआ है वो एक मेल सेक्स सेल है। यानी इन दोनों का फ्यूजन होता है जिससे बनता है जाइगोट। और जाइगोट के सेल डिवीजन से बनता है फीटस, और उससे ह्यूमन बॉडी है उसका डेवलपमेंट होता है। सिंगल सेल जो जिससे ह्यूमन बॉडी बनती है उसको बोलते हैं जाइगोट। और जाइगोट किससे बनता है? ओवम स्पर्मेटाजोआ। ओवम एक फीमेल सेक्स सेल है और स्पर्मेटाजोआ मेल सेक्स सेल है, उससे बनती है, उसके सेल डिवीजन से बनता है फीटस, और फीटस से बनता है ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये हुई बात। अब अपन बात करें कि सेल्स क्या है। अगर सेल्स को अपन नेक्ड आई से देखें तो सेल्स है वो दिखाई देती है, लेकिन अगर अपन उसको मैग्नीटेड करके देखते हैं, यानी कि अपन उसको माइक्रोस्कोप के यूज से देखते हैं, तो उसको थोड़ा इनलार्ज करके देखते हैं, तब अपने को पता चलता है कि सेल्स किस प्रकार की है, क्या क्या कैसी उसकी शेप है, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, और अंदर से उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है। अगर सेल्स की अपन बात करें, सेल्स की माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर की अगर अपनी स्टडी करते हैं, तो सेल्स के दो पार्ट स्पेशली होते हैं, एक सेल मेम्ब्रेन, एक ऑर्गेनेल्स। यानी सेल मेम्ब्रेन क्या है? जो सेल की आउटर कवरिंग है वो। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? एज ऑर्गेनेल्स होते हैं कि स्मॉल ऑर्गन्स, छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो कि इम्बेडेड होते हैं, डूबे होते हैं किसके अंदर? साइटोसोल। साइटोसोल एज ए लिक्विड जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और जिसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्रत्येक ऑर्गेनेल्स का एक स्पेशली स्पेसिफाइड फंक्शन होता है, और सबके अलग अलग काम होते हैं। और वो जो ऑर्गेनल्स हैं, और प्राय देखा जाता है कि वो सभी की अपनी अपनी एक सभी ऑर्गेनल्स की अपनी अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन होती है। यानी सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी खुद की भी एक मेम्ब्रेन होती है, जो कि साइटोसोल के अंदर डूबे होते हैं। अगर अपन बात करें कुछ ऑर्गेनेल्स की, तो ऑर्गेनेल्स उसमें होते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम एंड द साइटोस्केलेटन। ये हैं ऑर्गेनेल्स। और ऑर्गेनेल्स अपन बोल सकते हैं लाइक एज ए टिनी ऑर्गन्स, जो कि हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन, सभी अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन रखते हैं। और इसके अलावा इनकी सबकी एक मेम्ब्रेन होती है जो कि साइटोसोल के अंदर रहता है। और इसके अलावा साथ में मैंने डायग्राम दिखा रखा है, उस डायग्राम में आपको कुछ स्लाइटली समझ में भी आ रहा है। सेल की जो आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और जो इनर है उसके अंदर होते हैं ऑर्गेनेल्स, यानी टिनी ऑर्गन। ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं आपको, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन हुआ, इसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स होते हैं लाइक एज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें जो एक लिक्विड वोटरी टाइप में जो फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं साइटोसोल।
ठीक है। और जो प्रत्येक जो ऑर्गेनेल्स है लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और गोल्गी apparatus, सबके अपने अपने अलग अलग कार्य हैं और वो अपनी खुद की भी एक मेम्ब्रेन रखते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अलावा अपनी खुद की भी एक मेम्ब्रेन रखते हैं। अब अगर अपन बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड एक तरह के फैटी सब्सटेंस है जो कि जिनके अंदर प्रोटीन्स एंड शुगर मॉलिक्यूल्स है वो इम्बेडेड रहते हैं, इनके अंदर दसे हुए रहते हैं। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड। यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फोस्फोलिपिड की 2 लेयर से बनी हुई होती है। अब इस फोस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें एक हेड होता है, एक टेल होती है। यानी उन फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की बात करें तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है। फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, संरचना कुछ इस तरह से होता है। ये होता है इसका हेड और ये होता है इसकी टेल। तो हेड होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हेड होता है, इसका इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि वाटर लविंग होता है। और जो इसकी टेल होती है वो होती है उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है और ये वाटर हीटिंग होता है यानी कि हाइड्रोफोबिक होता है। यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंसिस्ट होती है 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंसिस्ट होती है 2 लेयर ऑफ फोस्फोलिपिड की। फोस्फोलिपिड है वो एक तरह के फैटी सब्सटेंस होते हैं और फोस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर कुछ लाइक इसके तरह होती है। हेड और टेल, हेड होती हैं वो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं यानी कि वो उनको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक या फिर अपन उनको बोल सकते हैं वाटर लविंग। और जो टेल होती है इसकी जो टेल होती है वो टेल होती है हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर हेटिंग यानी वाटर से हेट करता है, जो कि किसी प्रकार की कोई चार्ज नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, ये नॉन इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। ये तो बात हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की और किस तरह की प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो किससे बनी होती है उसके स्ट्रक्चर की बात है। अब अगर अपन बात करें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फंक्शन है उसमें फर्स्ट फंक्शन तो ये आता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एज ए रिसेप्टर काम करते हैं। किसके लिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एज ए रिसेप्टर काम करते हैं। किसके लिए? फॉर हार्मोन और केमिकल मैसेंजर, एज ए केमिकल मैसेंजर होते हैं। ठीक है, हार्मोन, एंजाइम और उनका केमिकल मैसेंजर होता है। इसके अलावा क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी रखती है, खुद की इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी रखती हैं। तो ब्रांच कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स अटैच टू द आउटसाइड ऑफ द सब मेम्ब्रेन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स गिव द सेल इट्स इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी। यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एज ए इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, इम्यूनिटिकल आइडेंटिटी रखती है। तो ये तो बात हुई प्लाज्मा यानी सेल के बाहरी भाग की, सेल के बाहरी भाग की बात हुई। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फोस्फोलिपिड से बनी होती है 2 लेयर की, जिसमें क्या होता है उसके जो फोस्फोलिपिड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं, ऊपर का पार्ट हेड, नीचे का पार्ट वो टेल होता है। हेड है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और वो वाटर लविंग होता है इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। और जो टेल होता है वो किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं रखता है और वो उसको बोलते हैं वाटर हीटिंग यानी कि हाइड्रोफोबिक। उसकी तो स्ट्रक्चर की बात हुई। अब अगर अपन बात करते हैं कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एज ए इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी रखते हैं। फोस्फोलिपिड जो प्रोटीन्स होते हैं वो इम्यूनोलॉजिकल आइडेंटिटी रखते हैं यानी कि इम्यूनिटी के लिए। सेकंड पार्ट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसका काम क्या होता है? वो एज ए रिसेप्टर वर्क करते हैं। रिसेप्टर किसके लिए? कोई केमिकल मैसेंजर के लिए, हॉर्मोन्स के लिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी आउटर कवरिंग की बात होगी। अब अंदर की बात करें तो अंदर में आते हैं अपने ऑर्गेनेल्स के अपन 1 by 1 स्टडी करते हैं अभी।
ऑर्गेनेल्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था कि ऑर्गेनेल्स आर लाइक ए टीनी ऑर्गन, जो कि सभी अपने अपने स्पेशल फंक्शन रखते हैं और वो खुद की एक सेल, खुद की एक मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड रहते हैं। ऑर्गेनेल्स में अपन बात करें तो फर्स्ट ऑर्गेनेल्स आता है न्यूक्लियस। यानी प्रत्येक सेल के अंदर, सेल बॉडी है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, कुछ स्मॉल न्यूक्लाई भी होती हैं, इसके अलावा एक स्केलेटल मसल्स भी होती हैं, है ना। प्रत्येक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस है वो उसका जो जेनेटिक आइडेंटिटी बताता है, सेल की जेनेटिक आइडेंटिटी बताता है, और इसके अलावा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है से न्यूक्लियस होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक आइडेंटिटी के अलावा जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल है वो भी न्यूक्लियस के कारण ही होती है। न्यूक्लियस है उसके अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं, जो कि किससे बने होते हैं? डीएनए से, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोजोम विच आर मेड फ्रॉम डीएनए, जो कि डीएनए से बना होता है, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड से। यानी कि बात यह है कि न्यूक्लियस, प्रत्येक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस क्या काम करता है? न्यूक्लियस कंटेन द बॉडीज जेनेटिक मटेरियल विच डायरेक्ट ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। यानी न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक कंटेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, और वो बॉडी की सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो उसके द्वारा ही डायरेक्ट होती है। इसके अलावा दिस कंसिस्ट ऑफ 46 क्रोमोजोम, यानी इसके अंदर 46 प्रकार के क्रोमोजोम होते हैं, जो किससे बने होते हैं? डीएनए से। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, ये बात हुई न्यूक्लियस की। सेकंड है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो ये सुसेज शेप की होती है, और इसको सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। सेल का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही मिलता है, और जिस प्रक्रिया यानी जिस प्रोसेस के तहत एनर्जी मिलती है उस प्रक्रिया को या उस प्रोसेस को बोलते हैं एटीपी। एटीपी क्या है? एटीपी इज द प्राइमरी कैरियर ऑफ एनर्जी इन सेल, यानी कि सेल के अंदर जो प्राइमरी कैरियर है वो एटीपी के थ्रू ही मिलती है। यानी जब किसी सेल एटीपी का ब्रेक डाउन होता है, एटीपी रिलीज एनर्जी व्हेन द सेल ब्रेक्स इट डाउन, यानी जब सेल्स है वो एटीपी को ब्रेक डाउन करता है तब उसको सेल को एनर्जी मिलती है। एटीपी की अगर अपन फुल फॉर्म की बात करें तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि सेल को एनर्जी है वो उसी को माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, और जिस प्रोसेस से मिलती है उस प्रोसेस का नाम है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि इससे क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया आर इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन, द प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इज मेड अवेलेबल इन द सेल। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा ही रेस्पिरेशन होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन से ही सेल को एनर्जी मिलती है। ओके, तो कई बार क्वेश्चन होता है कि कौन सी प्रक्रिया के तहत वो एनर्जी मिलती है, और सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात होगी। ये माइटोकॉन्ड्रिया की शेप भी पूछ लेते हैं, तो ये सुसा शेप उसकी शेप होती है। ओके, जो ऑर्गेनेल्स है उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? इट्स टीनी ग्रेन्यूल्स कंपोज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। यानी कि राइबोसोम है वो छोटे ग्रेन्यूल्स हैं जो कि आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। द राइबोसोम मेक प्रोटीन फॉर यूज विद इन द सेल, यानी कि राइबोसोम में वो प्रोटीन को बनाते हैं जो कि अपने सेल के अंदर यूज होता है। थर्ड ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम में छोटे ग्रेन्यूल्स हैं जो कि प्रोटीन और आरएनए से बने हुए होते हैं। और राइबोसोम में वो प्रोटीन बनाते हैं जो किसके लिए? सेल के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, यानी राइबोसोम की वजह से जो प्रोटीन बनता है वही सेल में यूज होता है। ये इसका
फंक्शन है। यानी राइबोसोम बने होते हैं किसी प्रोटीन और आरएनए से, और इससे बना प्रोटीन है वो सेल को फंक्शन करने में यूजेबल होते हैं। चौथे नंबर का अपना आता है ईआर। ईआर यानी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक और होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन, यानी इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन की एक सीरीज है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अपन बात करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कैनाल की सीरीज है जो इंटरकनेक्ट रहता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। अब अपन बात करें कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, these are synthesized lipids and steroid hormones and also associated with the detoxification of some drugs। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो किससे सिंथेसाइजेशन से बने होते हैं, लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन्स के सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन से सिंथेसाइज होते हैं, जो कि कुछ जो ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने के काम में आते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन से बने होते हैं, जो कि कुछ ड्रग्स होते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में, डिटॉक्सिफिकेशन में काम में आते हैं। ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम से चिपके हुए रहते हैं और ये सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन का, जो कि अपन सेल मेम्ब्रेन के थ्रू दीज आर द साइट ऑफ सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन्स दैट आर, यानी ये प्रोटीन का सिंथेसाइज करते हैं जो कि एक्सपोर्ट होते हैं किससे, सेल से, लाइक एज एंजाइम एंड हार्मोन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या किससे चिपके रहते हैं, राइबोसोम से एडहेरेंट रहते हैं, राइबोसोम से ये चिपके रहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो चिपके रहते हैं राइबोसोम से, और वो क्या करते हैं, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं जो कि एक्सपोर्ट होते हैं सेल से, जैसे कि एंजाइम और हार्मोन्स, यानी सेल से एक्सपोर्ट करते हैं कुछ प्रोटीन को। तो इस प्रकार से अगर अपन बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दो टाइप के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहले तो होते क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक सीरीज ऑफ कैनाल होते हैं जो कि लाइसोसोम के अंदर एक कैनाल इंटरकनेक्टेड रहते हैं आपस में। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो दो टाइप के होते हैं, एक स्मूथ होते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन के सिंथेसाइजेशन से होते हैं, और जिनका काम क्या होता है, कुछ ड्रग्स होते हैं जिनको डिटॉक्सिफाई करने के काम में आते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम से चिपके होते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन करते हैं जो कि सेल से एक्सपोर्ट करते हैं कुछ प्रोटीन्स का, लाइक एज हार्मोन और एंजाइम्स को। नेक्स्ट 5 नंबर का अपना ऑर्गेनल्स की बात करें तो ये आता है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या है, एज ए मेम्ब्रेन शेक है, एक फोल्डेड मेम्ब्रेन का शेक होता है जो कि क्या काम करते हैं, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है उस प्रोटीन को गोल्जी एपरेटस है वो एक बंडल में पैक कर देता है, एज ए शेक कर देता है, मतलब उस शेक को इकट्ठा कर देता है उस प्रोटीन को, जिसको अपन बोलते हैं सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। ठीक है। और उसको फिर क्या करता है, जब भी सेल को जरूरत पड़ती है प्रोटीन एक्सपोर्ट करने की, जब भी सेल को प्रोटीन एक्सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, तब ये क्या करता है, ये एज ए ग्रुप, एज ए बंडल के थ्रू, एज ए बंडल सेल मेम्ब्रेन से इसको बाहर निकालते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो होता क्या है, द प्रोटीन्स मूव फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्जी एपरेटस वेयर दे पैकेज इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स और कॉल्ड सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स।
और ये जो स्टोर्ड जो प्रोटीन है उसको जब भी जरूरत पड़ती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वो इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ गोल्जी अपरेटस। 6 नंबर पे अपना ऑर्गेनेल्स आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक तरह का सेक्रेटरी वेसिकल्स है जो कि गोल्जी अपरेटस के द्वारा, यानी जो गोल्जी अपरेटस शेक में बनाता है किसको, प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है किसके द्वारा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। तो एक तरह का ये जो लाइसोसोम है वो सेक्रेटरी वेसिकल ही है। ठीक है, जो कि किसके द्वारा बनता है, गोल्जी अपरेटस के द्वारा। ठीक है, और ये एक तरह का एक एंजाइम क्रिएट करता है। ये जो लाइसोसोम है वह एक तरह का एंजाइम क्रिएट करता है जिसमें एक स्पेशल वेराइटी होती है किसकी, ब्रेकडाउन की। यानी कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं लाइक आरएनए और डीएनए, उनको ब्रेक डाउन करने की जो कैपेसिटी होती है या वेराइटी होती है वो लाइसोसोम के अंदर ही होती है। लाइसोसोम इन व्हाइट ब्लड सेल कंटेन एंजाइम दैट डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल सच एज माइक्रोब्स। यानी डब्ल्यूबीसी के अंदर जो लाइसोसोम होता है, डब्ल्यूबीसी के अंदर जो लाइसोसोम होता है वो एक तरह की स्पेशल फंक्शन होता है उसका। क्या होता है कि जो भी फॉरेन मटेरियल है यानी बाहर से जो आने वाले माइक्रोब्स हैं उनको वो डाइजेस्ट कर लेता है, यानी कि उनको इन्फेक्शन होने से बॉडी के अंदर, उनसे बॉडी के अंदर होने वाले इन्फेक्शन को रोकता है। ठीक है, ये बात हुई लाइसोसोम की। इसके अलावा एक और होता है माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट एज ए फाइबर्स की तरह होती हैं माइक्रोफिलामेंट, जो कि क्या काम करते हैं, जो सेल है उसको स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करने में, सेल मेम्ब्रेन है, सेल है, उसको स्ट्रक्चर और शेप प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट एज ए फाइबर होते हैं, फाइबर के जैसे ही होते हैं। इसके अलावा होते हैं माइक्रोट्यूबुल्स, जो कि कॉन्ट्रैक्टिव प्रवृत्ति के होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट प्रवृत्ति के प्रोटीन होते हैं जो कि स्पेशली काम आते हैं किसमें, एक तो क्रोमोसोम्स, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्टिव प्रवृत्ति के जो प्रोटीन है ये क्या काम आता है, मूवमेंट में। तो फर्स्ट एक तो काम आता है जो क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, कब, सेल डिवीजन के दौरान तब होता है। दूसरा इसका काम होता है कि ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल के अंदर, यानी सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके मूवमेंट में, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर जो वेरियस ऑर्गेनेल्स हैं उनका जो मूवमेंट होता है वो इसके माइक्रोट्यूबुल्स की वजह से ही होता है। ठीक है, एक और होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का स्पेशली काम होता है सेल डिवीजन के दौरान ही, सेल डिवीजन के दौरान ही ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेल डिवीजन अपन आगे पढ़ेंगे, सेल डिवीजन के जो प्रोफेज जैसे फेज हैं, माइटोसिस, मियोसिस, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो आगे अपन स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। जो सेल के बारे में मैंने थोड़ा बताया डिटेल के अंदर कि सेल क्या होती है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल के वेरियस अंदर ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी शेप क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। आगे आने वाले वीडियो मेरा 1-2 दिन में आने वाला वीडियो होगा जो कि एमसीक्यूज होंगे, क्वेश्चन होंगे, उनमें जो विभिन्न प्रकार की जो आयोजित होने वाली एग्जाम्स हैं जैसे कि सीएचओ के एग्जाम्स हैं, एम्स के हैं, उनमें सेल और टिश्यू से जो आए हुए क्वेश्चन हैं, सेल और टिश्यू से जो आए हुए क्वेश्चन है उनकी पूरी डिटेल में अपन स्टडी करेंगे और उन क्वेश्चन को जानेंगे। जो बार बार क्वेश्चन है वो रिपीट भी होते रहते हैं, उनके बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड, तो आज का ये वीडियो यहीं पे होता है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल।